कल के क्लास में हम लोगों ने 25 तक के क्वेश्चन को देख लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन से। 26 नंबर क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। आपको पता है अपरिमेय संख्या के बारे में, वैसी संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते वो आता है अपरिमेय संख्या, उसी को कहा जाता है। तो यहाँ पे आप गौर से देखो कि किस ऑप्शन में आप p बाई क्यू के रूप में इसको नहीं लिख सकते। हम लोग ऑप्शन फर्स्ट को चेक करते हैं, क्या है √36/64। यहां पे इसको चेक करो, क्या दिया गया है √36 अब बाई 64 है। अब एक बात बताओ, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो √36 बाई √64। अब रूट से बाहर, अब देखो 36 किसका स्क्वायर होता है, तो 36 6 का वर्ग होता है, तो यहां से 6 बाहर आ जाएगा। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, तो यहां से 8 बाहर आ जाएगा। 3 दूना 6 और 4 दूना 8। या तो इसको आप 6/8 कह सकते हो या इसी को आप 3/4 कह सकते हो। इसका मतलब p बाई क्यू के रूप में आ गया, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। अब हम लोग ऑप्शन 2 को चेक करते हैं। ऑप्शन बी में आपसे पूछा गया √1/81। इसको आप क्या लिख सकते हो, तो √1/√81। अब रूट से 1 को बाहर करोगे तो 1 आएगा, रूट से 81 को बाहर करोगे तो 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसका मतलब 1/9 आ गया, ये भी एक परिमेय संख्या हो गया। अब हम लोग ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी में आपको दिया गया √3/5। अब देखो इसको रूट से बाहर करने की कोशिश करोगे तो ये क्या होगा, ये √3/√5 ही आएगा। इसका मतलब किसी भी कंडीशन में इसको हम लोग रूट से बाहर नहीं कर सकते। इसका मतलब करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अब चाहो तो आप ऑप्शन डी को भी चेक कर सकते हो। कैसे, तो यहाँ पे देखो 9 जो है वो ऑलरेडी रूट से बाहर है। √49 का मतलब होगा 7, इसका मतलब -9/7 आ जाएगा, वो भी एक परिमेय संख्या ही होगा। इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन सी हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। अब आपको पता होगा अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है। वैसी संख्या जो सिर्फ 1 से या खुद से विभाजित हो, वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब देखो कि कौन सी ऐसी संख्या है जो या तो खुद से या तो 1 से विभाजित हो रही है। तो यहां पे देखो, अगर हम 6 की बात करेंगे तो 6 क्या आ गया, 2 × 3। इसका मतलब ये 2 से भी विभाजित हो रहा है और 3 से भी विभाजित हो रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं 9 की। 9 को क्या लिख सकते हो, 3 × 3। ये 1 से भी विभाजित हो रहा है और 3 से भी विभाजित हो रहा है। 15 को क्या लिख सकते हो, तो 3 × 5। यहां पे देखो ये 1 से भी विभाजित हो रहा है, 3 से भी विभाजित हो रहा है और 5 से भी विभाजित हो रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब आ जाते हैं 11। 11 को आप क्या लिख सकते हो, तो 1 × 11। अब बताओ 1 और 11 के अलावा क्या ये किसी और से विभाजित हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। अब आपको इतना पता होना चाहिए, जब दो परिमेय संख्याओं के बीच संख्याओं की बात हो रही है तो अनंत संख्याएं हो सकती है। ओके, इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं इसके बीच में। तब अनंत देखो किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में ए है, सेकंड ऑप्शन में बी है, थर्ड ऑप्शन में 3 है और फोर्थ ऑप्शन में अनंत है, इनफाइनाइट। इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इट मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 11/15 का दशमलव प्रसार ब्लैंक होगा। मतलब पूछा गया कि दशमलव प्रसार कैसा होगा। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो 11 को 15 से भाग करना होगा। एक बार हम लोग भाग करके चेक कर लेते हैं। 15 से अगर हम लोग भाग करते हैं 11 में, 0 पॉइंट, सॉरी यहां पे पॉइंट देंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 15 × 6 = 90, 0। 11 में से 9 माइनस होगा 2 और यहां पे 0 आ जाएगा। अब देखो कि 15 × 6 = 90, यहां पे 15 × 7 = 105 भी तो लगाया जा सकता है। तो यहां पे 15 × 7 हम लोग कर सकते हैं। तो ये आपको आ गया 15 × 7 = 105, तो ये 5 आ गया और यहां पे ऑलरेडी पॉइंट है तो एक 0 आ जाएगा। 15 × 3 = 45, 5 × 50, फिर एक 0 आ गया। 15 × 3 = 45, 5 × 50। अब देखो कि ये प्रक्रिया जो है वो लगातार दोहराते चला जाएगा आगे की ओर।
क्योंकि फिर 5 दिए फिर 0 आएगा, फिर हम लोग 15 तिया 45 लगाएंगे। इसका मतलब आप डायरेक्ट कह सकते हो कि ये क्या है, ये 0.73 और 3 के ऊपर में क्या है, रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब क्या है, लगातार वो संख्याएं दोहरा रही है। अब यहाँ पे देखो कि इसको आप किसके कैटेगरी में रखते हो, तो इसको हम लोग रखते हैं अशांत के कैटेगरी में। ओके, तो यहाँ पे अशांत किस में दिया गया, तो ये आपको दिया गया ऑप्शन बी में। इसका मतलब 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्या का मतलब जिस संख्या को हम लोग p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अब ऑप्शन वाइज चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दिया गया √64 बट्टा √36। ओके, अब √64 है, √64 अब बट्टा कितना है, तो ये 36 है। अब देखो ये रूट दोनों का है, 36 का भी और 64 का भी। इसको आप क्या लिख सकते हो, √64 अब बट्टा √36। अब बताओ कि किसका स्क्वायर 64 होता है, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। यहां पे देखो, यहां पे क्या है, 36 है। अब देखो 64 की बात करें तो किसका स्क्वायर 36 होता था, 8 का, तो यहां पे 8 आ जाएगा रूट से बाहर। किसका स्क्वायर 36 होता है, तो 6 का, तो यहां पे आ गया 6। अब देखो 8 बट्टा 6 आ गया, मतलब p बाई क्यू के रूप में आ गया। तो ये जो है वो परिमेय संख्या हो गया। अब हम लोग ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी में आपको दिया गया √81। अब 81 का मतलब क्या हुआ, 9 का स्क्वायर 81। यहां से आपको क्या निकला, तो ये आपको 9 निकल गया। इसके बाद थर्ड को चेक करते हैं। थर्ड है आपका √2.5। अब 2.5 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, √2.5 है, पॉइंट अगर यहां से हम लोग रिमूव करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 2 पंचे 10 और 5 25, तो ये कितना आ गया। तो इसको अगर हमने सॉल्व किया तो ये हमें रूट के अंदर आ गया 5/2। कितना आ गया, तो रूट के अंदर 5/2। अब देखो कि इसको तो अब बाहर निकालने का कोई प्रोसेस नहीं है, ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। अब जो संख्याएं रूट से बाहर नहीं आ सकती वो किसके कैटेगरी में आते हैं, अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में। इसका मतलब आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आपको चेक करना है तो ऑप्शन डी को भी एक चेक कर सकते हो आप। कैसे, जैसे हम आपको चेक करके बता रहे हैं। यहां पे देखो कि ये क्या है, तो √49 और बाई 9। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो √49 अब बट्टा √9। अब बताओ कि किसका स्क्वायर 49 होता है, किसका स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर। अगर 7 का स्क्वायर होगा तो यहां से रूट के से बाहर 7 आ जाएगा। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो यहां से रूट के बाहर 3 आ जाएगा। अब देखो 7/3 ये भी क्या आ गया, एक परिमेय संख्या आ गया। इसका मतलब आपका सही उत्तर ऑप्शन सी रहा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि √2 है 1। √2 क्या है, अभी हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसका डिस्कस किए हैं। रूट में है, ये क्या आ गया, ये एक अपरिमेय संख्या आ गया। तो इसका मतलब √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। अब आपको एक बात पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या तो हम लोग ऐसी संख्याओं को कहते हैं जो या तो 1 से विभाजित होता है या तो खुद से विभाजित होता है, इसके अलावा उसका कोई फैक्टर नहीं होता है। ओके, तो यहां पे आप गौर से देखो कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा। अब मौसा किसको लेते हैं, जो कॉमन होता है दोनों में उसको मौसा लेते हैं। लेकिन यहां तो 1 के अलावा कुछ कॉमन होगा ही नहीं 2 अभाज्य संख्याओं में, तो इसका मतलब ये किसकी कैटेगरी में आ जाएगा। तो पूछा गया 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा, तो 1 होगा। बातें समझ में आ गई। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहते हो तो यहां पे समझो, हम 2 अभाज्य संख्याएं ले लेते हैं। आपको पता है कि 2 भी एक अभाज्य संख्या है और 5 भी एक अभाज्य संख्या है, और 2 और 5 का मौसा कर लेते हैं। यहां पे आप मौसा कर लो, यहां पे 2 दूना 4, 1 5, यहां 2 आ जाएगा, 1 दूना 2 कैंसिल। यहां से कितना आ गया, ये देखो 1 आ गया, तो यहां से मौसा कितना आ गया 1। अब चाहो तो किसी और एग्जाम्पल को ले सकते हो, वहां पे अगर 2 अभाज्य संख्याओं का कंडीशन होगा। अगर यहां पे 3 अभाज्य संख्याएं होती तो हम लोग 2 और 5 को लिए, 2 और 5 के बदला कुछ और नंबर ले लो, 7 ले लेते हैं। अगर 1 से भाग करेंगे 7 को तो भी 1 ही आएगा। इसका मतलब हर कंडीशन में क्या आएगा, 1 आएगा। तो 32 का सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्याएं हैं।
परिमेय संख्या का मतलब पता है कि जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। अब यहां पे चेक करो कि किस संख्या को आप p/q के रूप में लिख सकते हो। p/q कहने का मतलब होता है अंश बट्टा हर के रूप में। ओके, यहां पे आप देखो, अब यहां पे एक चीज देखो कि जब हम बार बार आपको बोलते हैं कि p/q के रूप में होना चाहिए, p/q के रूप में होना चाहिए, तो लेकिन एक बात का ध्यान यहां पे आवश्यक है कि वहां पे p और q जो है वो पूर्णांक होना चाहिए, जिसको इंग्लिश में हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखोगे। और यह भी ध्यान रखना होगा कि q डज नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब हर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जैसे एक बार यहां पे हम क्लैरिफाई कर देते हैं। यहां पे देखो, अगर हम बात करेंगे परिमेय संख्या के लिए, परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, p/q पे लिखा जा सके। और यहां पे जहां p और q पूर्णांक होगा, p और q पूर्णांक होगा, p और q पूर्णांक हो और q कभी भी, q कहने का मतलब यहां पे हर कभी भी 0 के इक्वल ना हो। अगर इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो वो संख्याएं क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। तो अब यहां पे देखो कि किसको आप लिख सकते हो। पहला है √3। अब बताओ, √3 है तो √3 को कभी हम लोग रूट के बाहर कर ही नहीं सकते, इसका मतलब इसको ये जो है वो अपरिमेय संख्या हो गया। दूसरा है आपका 2√2 बट्टा 2, यहां पे इसको चेक कर लेते हैं। 2√2 और बट्टा क्या है? √2 है। अब एक चीज गौर से देखो कि आप √2 से √2 को तो काट सकते हो, ये क्या आ गया? 2 आ गया। अब इसको 2 लिखो या 2/1 लिख लें तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 2/1 ये p/q के रूप में आ गया। और यहां पे गौर से देखो कि 2 भी p/q के रूप में आ गया। यहां देखो 2 भी पूर्णांक है, पूर्णांक इट मींस इंटीजर। q जो है वो 1 के इक्वल है और 1 भी क्या है? पूर्णांक है। इसका मतलब ये 2/1, इट मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप चाहो तो ऑप्शन सी को भी चेक करते हो। ऑप्शन सी में क्या है? तो 4 + √5। आपको पता है कि 4 और प्लस √5, तो एक जो है परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। और आपको विशेषता से ये बात पता है कि जब भी कभी हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग करते हैं तो योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। इसके बाद ऑप्शन डी में है √6। √6 को आप रूट से बाहर नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर इसको हम लोग बदलने की कोशिश करेंगे तो √3 × √2 आ जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। मतलब कहा गया कि 2 लगातार सम संख्याएं का HCF क्या होगा। HCF कहने का मतलब महत्तम समापवर्तक। अब यहां पे समझो कि कोई 2 लगातार सम संख्या ले लो, जैसे कि 2 भी एक सम संख्या है और इससे अगला सम संख्या क्या होगा? 4 होगा। 2 और 4 का आप HCF लो। हम यहां पे 2 और 4 का HCF लेते हैं। 2 दूना 4, यहां पे HCF कितना आ गया? HCF 2 आ गया। किसी और संख्या को आप ले सकते हो, जैसे कि हम ले लेते हैं कोई और नंबर चुनो जो कि सम संख्या होना चाहिए और लगातार सम संख्या होना चाहिए। जैसे कि एक सम संख्या 8 है तो दूसरा सम संख्या क्या है? तो 10 है। अब 8 और 10 का आप मौसा लेकर के चेक कर लो। यहां से 8 से भाग करते हैं हम लोग 10 को। 8 एकम 8, 2 10, 2 चौके 8, कट गया। तो यहां से भी चेक करके देखो कि मौसा कितना आ गया? तो मौसा 2 आ गया। तो हर कंडीशन में क्या आ रहा है? मौसा 2 हो रहा है। इसका मतलब 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? 2 होगा। किस में दिया गया? ऑप्शन बी में दिया गया। इसका मतलब 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इट्स ओके। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौसा गुने AB का लॉसॉ निम्न में से किसके बराबर है। ओके, क्वेश्चन में क्या कहा गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक A तथा B के लिए AB का मौसा गुने AB का लॉसॉ निम्नलिखित में से किसके बराबर है। यहां पे एक बार और क्वेश्चन को हम लोग रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक A तथा B,
ये तो समझ में आ गया कि दो पूर्णांक है, एक ए है और एक बी है। आगे क्या कहा जा रहा है, ए बी के लिए ए बी का मौसौ अगुने ए बी का लौसौ। अब देखो ए बी का मौसौ और गुने ए बी का लौसौ किसके बराबर होगा। तो अब यहां पे समझ में आ गया, क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ए बी दो संख्याएं हैं, तो ए बी का मौसौ और गुने लौसौ किसके बराबर होगा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या जानते होगे आप कि संख्याओं का मतलब दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके इक्वल होता है, तो मौसौ गुने लौसौ के इक्वल होता है। इसका मतलब हम प्रीवियस क्लास में भी आपको बताए थे, क्या होता है फॉर्मूला, तो ए गुने बी जो होगा मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये इक्वल होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ के, या एचसीएफ इंटू एलसीएम के, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। यहां पे आप गौर से देखो कि आपको क्या दे दिया गया, तो आपको दे दिया गया मौसौ गुने लौसौ। मौसौ गुने लौसौ अगर दे दिया तो वो किसके इक्वल होगा, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के, इट मींस ए बी के। अब गौर से देखो कि ए बी किस ऑप्शन में दिया गया, तो ए बी आपको दिया गया ए इंटू बी, इसी को तो हम लोग ए गुना बी कहेंगे, ये दिया गया आपको ऑप्शन सी में। इसका मतलब 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा गया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। इसका मतलब ये रहा क्वेश्चन में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के थ्रू हम लोग क्या फाइंड करते हैं, क्या पता करते हैं। तो अब आपको पता है कि उसके थ्रू हम लोग मौसौ पता करते हैं। इसका मतलब मौसौ किस में दिया गया, तो मौसौ आपको दिया गया ऑप्शन बी में। इसका मतलब 36 का सही उत्तर डायरेक्ट ऑप्शन बी होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा जा रहा है कि पाई है, पाई क्या है। ऑप्शन फर्स्ट में परिमेय संख्या नहीं होगा, ऑप्शन बी में अपरिमेय संख्या बिल्कुल है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब यहीं पे अगर क्वेश्चन बदल करके आपसे एग्जामिनर ये पूछ लेता पाई का वैल्यू कितना होता है, तो 22/7 होता है। अगर आपसे कोई एग्जामिनर ये पूछ ले कि 22/7 क्या है, ये पाई का ही तो वैल्यू है, लेकिन अगर कभी आपको क्वेश्चन में 22/7 दिखाई दे तो आपको समझ जाना कि ये परिमेय संख्या है। ओके, ये अगर 22/7 हो क्वेश्चन में तो परिमेय संख्या को टिक करना है, अगर पाई दिखाई दे तो आपको अपरिमेय संख्या को टिक करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अब अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या है। ओके, तो यहां पे आप चेक करो कि कौन सा परिमेय संख्या होगा। अब √7, अब √7 जो है ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ये अपरिमेय संख्या है। √3/7 ये भी बिल्कुल क्लियर है कि अपरिमेय संख्या है। √2/5 ये भी बिल्कुल क्लियर है कि ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हम लोग चेक करते हैं √75/√48 को। यहां पे आप चेक कर लो √75/√48 को। देखो प्रथम दृष्टया दिखने में ये तो हमें अपरिमेय संख्या दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लोग एक बार इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। अगर आप 75 को लिखना चाहोगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो क्या लिख सकते हो, 3 × 5 × 5, 3 × 5 = 15, अब 15 × 5 = 75। 48 को क्या लिख सकते हो, 48 को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हो। 2 से भाग करेंगे 24 आएगा, 2 से भाग करेंगे 12 आएगा, 2 से भाग करेंगे 6 आएगा, 2 से भाग करेंगे 3 आएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इसको रूट से बाहर करने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो 2 दूना 4, 2 8, 2 16 या 48 बिल्कुल मैच कर रहा है। अब यहाँ पे देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, 5√3 लिख सकते हो। और इसको क्या लिख सकते हो, यहां से 1 2 बाहर आएगा, फिर 1 2 बाहर आएगा, इसका मतलब 2 दूना 4 यहां से बाहर आ जाएगा, तो रूट के अंदर क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब आप गौर से देखो कि आप √3 से √3 को तो काट सकते हो, तो यहां से क्या आ गया, तो ये आपको आ गया 5/4। अब देखो कि 5/4 आ गया, इसका मतलब p/q के रूप में लिख दिए। और यहाँ पे 5 भी पूर्णांक है और 4 भी पूर्णांक है और डिनोमिनेटर 4 है, इसका मतलब 0 के इक्वल नहीं है। ये परिमेय संख्या के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। ऐसे कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछा गया कि √3 और √5 है। अब √3 और √5 क्या है, पहला आपको पूछा गया पूर्णांक संख्या, नहीं होगा पूर्णांक संख्या। सेकंड कहा गया कि एक अपरिमेय संख्या, बिल्कुल एक अपरिमेय संख्या होगा। ओके, तो अपरिमेय संख्या किस में दिया गया है, यह आपको दिया गया ऑप्शन बी में। इसका मतलब 39 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे।
40 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। अब 0 और 50 के बीच की बात करें तो कितना आ जाएगा? बिल्कुल क्लियर है कि 25 विषम संख्याएं होंगी। तो यहां से कितना आ जाएगा? 25। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40 का बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 5, 15 और 20 के लौसों और मौसों का अनुपात है। मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि 5, 15 और 20 के लौसों और मौसों का अनुपात क्या होगा। तो पहले हम लोग लौसों फाइंड कर लेते हैं। 5, 15 और 20, अगर इसका लौसों फाइंड करेंगे, पहले आप 5 से भाग कर लो। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 चौका 20। अब तो भाग नहीं कर सकते, सबको गुना कर लेते हैं। 5 गुने 3 गुने 4 कितना आ गया? 5 तिया 15 चौके 60। इट्स ओके। अब चलते हैं इसका मौसों फाइंड कर लेते हैं। पहले 5 और 15 का मौसों करोगे तो 5 और 15 का मौसों कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, 5 तिया 15, ये आपको 5 आ गया। अब 5 से और 20 का मौसों करोगे, 5 और 20 का मौसों कितना आएगा? तो 5 एकम 5, 5 चौका 20, तो यहां से भी ये कट गया, तो यहां से भी कितना आ गया? 5 आ गया। इसका मतलब आपको मौसों 5 आ गया और लौसों कितना आ गया? 60। और अनुपात किसका पूछा जा रहा है? तो लौसों अब बट्टा मौसों का, लौसों बट्टा मौसों पूछा जा रहा है। लौसों के जगह पे कितना है? 60 है। मौसों के जगह पे कितना है? 5 है। 5 एकम 5, 12 पंचे 7, तो ये कितना आ जाएगा? तो 12 बट्टा 1 आ जाएगा। अब इसी को आप क्या लिख सकते हो? 12 अनुपात 1 लिख सकते हो। अब चेक करो कि किसमें 12 अनुपात 1 है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसका मतलब 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी या विकल्प 4। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। अब अपरिमेय नहीं कहने का मतलब परिमेय होगा। परिमेय कहने का मतलब P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। अब चेक करो कि आप किसको P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो। यहां पे फर्स्ट आपको दिया गया √10। अब √10 को अगर हम लोग बाहर करने की कोशिश करेंगे तो ये कभी बाहर नहीं होगा, क्योंकि ये क्या आ जाएगा? तो ये रूट के अंदर आ जाएगा 2 गुने 5। 2 भी जो है यहाँ पे 2 को भी बाहर नहीं कर सकते और 5 को भी बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद हम लोग चेक करते हैं √24 को। अगर आप √24 को चेक करते हो तो ये कितना आ जाएगा? ये आपको आ जाएगा 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 2 गुने 3, कितना आ जाएगा? 2 दूना 4, दूना 8, 3 24। इसको अगर बाहर भी करते हैं तो ये आपको आ जाएगा 2√6। इसका मतलब 2√6 भी क्या है? एक यहाँ पे अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग चलते हैं √35। अब √35 है, इसको भी आप बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसको लिखना भी चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? √7 गुने 5, ये भी बाहर नहीं आएगा। अब चेक करते हैं ऑप्शन डी को। ऑप्शन डी क्या है? तो ऑप्शन डी है 121। अब 121 कहने का मतलब क्या हुआ? इसको आप लिख सकते हो 11 गुने 11। 11 गुने 11 है, यहां से तो 11 बाहर आ गया, 11 बाहर आ गया। या इसको आप क्या लिख सकते हो? 11 बट्टा 1 लिख सकते हो। P बाई क्यू के रूप में आ गया। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा गया कि दो संख्याओं a और b का लौसौ 36 है, मौसौ 2 है, तो a का मान है। मतलब ये समझो, क्वेश्चन में कहा गया कि दो संख्याएं a और 18 का लौसौ 36 दे दिया गया और मौसौ 2 दिया गया, तो पूछा गया a का मान क्या होगा। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसौ गुने मौसौ। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं पहली संख्या क्या है? पहली संख्या a है। दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या 18 है। इस दोनों का जो गुना करने पे जो प्रोडक्ट फाइंड होगा वो किसके इक्वल होगा? तो लौसौ गुने मौसौ के। तो लौसौ किसके इक्वल है? 36 के। मौसौ किसके इक्वल है? 2 के। अब इसको आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो a बराबर क्या लिख सकते हो? तो a इक्वल्स टू आ जाएगा 36 गुने 2 और बट्टा 18। 18 कम 18, 18 दूना 36। तो यहां से 2 को 2 से गुना करने पे कितना आ गया? 4 आ गया। अब चेक करो कि आपको किस विकल्प में 4 दिखाई दे रहा है। हमें ऑप्शन सी में 4 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 43 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएंगे। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। 44 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब p और q दोनों अभाज्य संख्याएं हैं
उसका मौशा है। अब बताओ आप कि जब अभाज्य संख्याएं हैं तो उसमें कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, सिवाय एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं होगा। इसका मतलब इसका जो है क्वेश्चन में पूछा गया कि मौसौ है, तो मौसौ क्या होगा, एक होगा। एक किसमें दिया गया है, तो एक आपको दिया गया है ऑप्शन डी में। इसका मतलब 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा 45 नंबर होगा। क्वेश्चन को समझो। पहले क्वेश्चन में आपको यह कहा गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। अब आपको पहले यह पता होना चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती क्या है। आपको पता है कि 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि उसका गुणनफल क्या होगा। इसका मतलब 2 गुने 4, और 2 गुने 4 बराबर 8। 8 किस विकल्प में आपको दिखाई दे रहा है, 8 आपको ऑप्शन सी में दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब 45 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। 46 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या कहने का मतलब कार्य कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या कहने का मतलब यह होता है कि जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अब देखो यहां पे जो भी आपको ऑप्शन दिया गया है, ये चारों विकल्प गलत दिए गए हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अभाज्य संख्या, और यहां पे आपको विकल्प दिखाई पड़ रहा है 29, 25, 16 और 15। ये सारे के सारे जो है वो क्या है, ये सारे के सारे जो है वो, सॉरी यहां हमसे मिस्टेक हो गया, अभाज्य संख्याएं पूछा जा रहा है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ कि वैसी संख्याएं जो या तो एक से या तो खुद से विभाजित हो सके। तो यहां पे चेक करके देखते हैं। तो ये फर्स्ट में क्या है, ये फर्स्ट में आपको दिया गया 29। 29 ही अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 गुने 29। इसके अलावा और भी तो कुछ किसी से ये डिवाइड नहीं होगा। अब सेकंड है 25। 25 में क्या है, 25 को आप 5 गुने 5 लिख सकते हो। ऑप्शन सी की बात करें 16 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 2। और इसके बाद 15 है, 15 को क्या लिख सकते हो, 3 गुने 5। तो यहां से देखो कि 29 क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये या तो 1 से विभाजित होगा या तो खुद से विभाजित होगा। इसका मतलब 29 से विभाजित होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। 47 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 3.27 है, 3.27 है। ओके, अब देखो कि 3.27 के ऊपर बार है, बार कह लो या इसको आप रिकरिंग भी कह सकते हो। तो यहां पे 3.27 है, क्या है, एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। अब पहले इसका मतलब समझो कि अगर किसी संख्या के ऊपर बार होता है, इसका मतलब है कि वो संख्या लगातार रिपीट कर रहा होगा। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 3.27 ये लगातार कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा, 27। तो अब यहां पे देखो ये किसके कैटेगरी में आ जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। ओके, 3.27, सॉरी 1 मिनट रुको, इसको हम लोग p/q के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये हम आपको बताते हैं। यहां पे अब p/q के रूप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर p/q के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये आ जाएगा परिमेय संख्या की कैटेगरी में। परिमेय संख्या किसमें है, तो परिमेय संख्या आपको दिया गया ऑप्शन बी। इसका मतलब 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अब हमने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया, आपको प्रूफ भी करना होगा कि कैसे ये परिमेय संख्या है। यहां पे समझो, जब इस तरह का कोई आपको कंडीशन दिखाई पड़े तो अब क्या करना है, इसको हम लोग शॉर्टेस्ट वे में सॉल्व करेंगे। एक तो पहला तरीका यह है कि हम लोग x मान करके सॉल्व करेंगे, जैसा कि आप बना चुके हो प्रीवियस क्लास में, आप सॉल्व करना जानते हो। यहां पे हम आपको सबसे इजीएस्ट प्रोसेस बताने वाले हैं। कैसे फाइंड करेंगे, सपोज करो कि 3.27 के ऊपर रिकरिंग है, तो आपको भूल जाना है कि यहां पे 3.27 है। इसको आपको डायरेक्ट समझना है कि ये क्या है, 327 है। कितना समझना है कि 327 है। यहां पे 3.27 है और 27 के ऊपर में बार है। इसको जब सॉल्व करने लगोगे तो आपको समझ लो कि ये सिर्फ 327 है। अब किसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो 3 के ऊपर रेकरिंग नहीं है। अब 3 को इसमें से माइनस कर दो। अब बट्टा में, अब देखो जितना संख्या के ऊपर आपको बार दिखाई देगा या रेकरिंग दिखाई देगा, नीचे आप उतना 9 ले लो, और जितना संख्या के ऊपर बार नहीं होगा उसके जगह पे आपको 0 ले लेना है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 227 - 3 ये कितना आ जाएगा, 224
और 224 बट्टे कितना आ जाएगा, 990 आ जाएगा। चाहो तो इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी डिवाइड करके लिख सकते हो। इसका मतलब ये क्या आ गया कि इसको हम लोग कह सकते हैं एक परिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। 48 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। अगर m के लिए सम संख्या का रूप की बात करेंगे तो ये क्या होगा, तो 2m हो जाएगा। फर्स्ट आपको दिया गया m+2 नहीं होगा, सेकंड है आपका 2m+1 नहीं होगा, थर्ड है 2m, तो बिल्कुल 2m सम संख्या के लिए क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। इसका मतलब 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। अब अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय है। अब कैसे परिमेय है, अब परिमेय तब होगा जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब चेक करके देखना होगा कि किसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पे देखो पहला ऑप्शन है आपका √64 बट्टा √81। इसको आप सॉल्व करके देख लो। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो √64, अब बट्टा क्या है, 81 है। अब ये दोनों रूट के अंदर है, इसको आप क्या लिख सकते हो, √64 और बट्टा √81। इतना आपको पता है कि 64 किसका वर्ग होता है, 8 का वर्ग होता है, यहां से 8 बाहर आ जाएगा। 81 किसका वर्ग होता है, 9 का वर्ग होता है, तो यहां से 9 बाहर आ जाएगा। ये क्या आ गया, 8/9, और 8/9 क्या है, p/q के रूप में है। q डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि √64/81 ये आ जाएगा, अपरिमेय संख्या नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब चाहो तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को भी चेक कर सकते हो। कैसे, फर्स्ट में इसमें आपको दिया गया बी में 2√3 है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन सी में दिया गया √21/35, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। और इसके बाद √3 इंटू √2, ये भी क्या आ जाएगा, एक अपरिमेय संख्या आ जाएगा। इसका मतलब अपरिमेय संख्या नहीं होगा, तो विकल्प एक अपरिमेय संख्या नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत कहने का मतलब क्या होता है कि कुछ टर्म के बाद वो कंप्लीटली कट जाए, वो शांत के कैटेगरी में आता है। तो यहां पे आप चेक करो कि पहला है 3/8, क्या है, तो 3/8 है। इसका मतलब आप 8 से भाग कर लो 3 को। अगर हम 8 से भाग करेंगे 3 को तो ये कितना आ जाएगा, तो 0.08 तरीके 24, 36 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 8 सत्ते 56, 4 आ जाएगा, और यहां फिर 0 आ जाएगा, 8 पंचे 40। अब देखो कि पहला को ही हमने सॉल्व किया तो ये क्या आ गया, 0.375 आ गया। इसका मतलब दशमलव के 3 अंक के बाद ये जाके फाइनली कट गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। ये प्रसार जो है वो शांत कहलाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1। लेकिन हम चाहें तो और विकल्प को भी चेक कर सकते हैं। कैसे, यहां पे देखो 15 से आप 2 को भाग करोगे, या 343 से आप 29 को भाग करोगे, या आप 1536 से 17 को भाग करोगे, तो किसी भी कंडीशन में शांत नहीं आएगा। तो इसका मतलब फाइनली आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। ओके, अब देखो इसके साथ ही हमारा जो सेकंड था 25 क्वेश्चन का लॉट ये कंप्लीट हो गया।